नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि CUCET 2020 इसके आवेदन लगभग आपके मार्च से शुरू हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसके जो आखिरी तिथि है वो बढ़ाकर 6 जून तक कर दी गई है। इसके जो आवेदन है वो 16 मार्च से शुरू हुए थे और जो 6 जून 2020 तक इसकी आखिरी तारीख है। अब CUCET क्या होता है? CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आप जब मास्टर डिग्री करने के बाद हायर एजुकेशन में जाते हैं, उच्च डिग्री प्राप्त करने की आकांक्षा यदि आप रखते हैं, तो एक ऐसा ही इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, जिसमें भारत की बेहतरीन 18 जो विश्वविद्यालय हैं, 18 जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन के लिए एक ही आवेदन होता है। ध्यान दें, आप एक ही परीक्षा से, एक ही आवेदन से 18 यूनिवर्सिटीज में से किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार इस परीक्षा का जो समन्वयक है, इस परीक्षा का जो कोऑर्डिनेटर है, वो राजस्थान में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपके किशनगढ़ में, उसको मिला है। किशनगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस बार CUCET के लिए क्या रहेगी? कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहेगी। तो ध्यान रखें, जैसे हम जानते हैं कि DU भारत की टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज है। आप हम कह सकते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, या हम कह सकते हैं 2 नंबर पर JNU है। तो उसी यूनिवर्सिटी की तरफ हम कई बार देखते हैं कि ये विद्वान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े थे, ये DU में पढ़े थे। तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि हम भी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए अपनी भूमिका रखें, या बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का अपना सपना होता है, तो बहुत ही सुनहरा अवसर हमें ये मिला है। 6 जून इसकी लास्ट डेट है। अब मैं बता देता हूँ आखिर में इस सफर को तय करने के लिए हमें किन किन सीढ़ियों से जाना होगा। सबसे पहले CUCET इसकी मेन ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ध्यान दें, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें एग्जाम का पैटर्न देखना होगा। इस एग्जाम के पैटर्न में हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी चीज ये होगी कि ये कितने नंबर का होता है। तो इस एग्जाम पैटर्न में 2 भाग होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। अर्थात यहाँ 2 पेपर होंगे। देखो, हम हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई चीज पता नहीं कैसे होगी, बहुत सिंपल होगी, जो हम पढ़ रहे हैं उससे भी सिंपल होगी। 2 तरह से इसमें एग्जाम पैटर्न होगा, पार्ट ए, पार्ट बी। और इसमें पार्ट ए में जो होगा वो भी इसमें 50 नंबर का होगा, पार्ट बी होगा वो भी 50 नंबर का होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन ध्यान दें, ये जो चीज हम बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप हायर एजुकेशन में सिर्फ MPhil या हम कह सकते हैं PhD के एडमिशन के लिए, क्योंकि UG, PG, MPhil, PhD चारों के एडमिशन 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं। लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हायर एजुकेशन के लिए करें। उनमें 2 सिलेबस ध्यान रखें, एक तो MPhil के अगर हम आवेदन करना चाहते हैं, तो एक PhD के लिए। उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है? पार्ट ए, ध्यान रखें, 50 नंबर और 50 ही क्वेश्चन, 50 नंबर और 50 ही क्वेश्चन। इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी इस एग्जाम की कि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होगी, माइनस मार्किंग नहीं होगी। जितना आपने सही किया तो सही है, गलत किया तो गलत, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी इसमें बड़ी बात क्या होगी कि इसका जो माध्यम रहेगा, या आप इससे कहें मीडियम रहेगा, इसका माध्यम रहेगा आपके इंग्लिश। पेपर आएगा वो इंग्लिश टू इंग्लिश आएगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी को छोड़कर, हिंदी विषय को छोड़कर बाकी का विषय का माध्यम क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा। चाहे वो आपके साइंस रहो, चाहे सोशल साइंस रहो, ज्योग्राफी रहे, या पॉलिटिकल रहे, या फिर कोई भी अन्य विषय, आर्ट, कला और आर्ट लिटरेचर, या कोई भी विषय रहो। तो इसका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। लेकिन एक हिंदी का जो सब्जेक्ट का पेपर होगा वो हिंदी ही माध्यम में आएगा। पार्ट ए में 50-50। अब इस 50-50 में क्या क्या चीजें शामिल की गई? पहला जो चीज शामिल की गई इसमें है वो है जनरल अवेयरनेस। ध्यान रखें, जनरल अवेयरनेस जिसको बोलते हैं सामान्य जागरूकता, ये रहेगा इसका एक भाग। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक रहेगा रिसर्च मेथड, अनुसंधान से संबंधित। और तीसरा इसमें बिंदु रहेगा
इंग्लिश और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, या हिंदी में हम जिसको कह सकते हैं तार्किक योग्यता। फर्स्ट पेपर में जो पार्ट ए आएगा, जो 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, वो 4 विषयों से आएंगे। जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन, रिसर्च मेथड से क्वेश्चन, इंग्लिश से लगभग 10 क्वेश्चन, इसी तरह से यही अनुपात रहेगा तार्किक योग्यता से, चारों मिला के ये आएगा। दूसरा जो पार्ट बी है, जो 50 नंबर का ठीक 50 क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होगा, इसमें किस आधार पे होगा ये, या इसमें क्या आएगा, जो अपने यूजीसी, अपना जो यूजीसी है, जो नेट CSIR यानी नेट के जो ऑनलाइन आवेदन होते हैं, नेट का एग्जाम हम जब देते हैं, नेट का जो सिलेबस होता है और जिस विषय से हम नेट का एग्जाम देते हैं, जो हमारा मास्टर डिग्री में विषय रहा है, उसी विषय से अकॉर्डिंग टू यूजीसी, तो यूजीसी के हिसाब से जो विषय हमने मास्टर डिग्री में, जैसे मान लीजिए हमारे एमए में हिंदी रही है, मास्टर डिग्री हम इंग्लिश से करते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी का जो पैटर्न यूजीसी ने नेट के एग्जाम में दिया है, वह का वह पैटर्न यहाँ इस एग्जाम में लागू होगा। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी ये हमारे सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसको हम बोल सकते हैं 50 नंबर के 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से इस एग्जाम का ये 2 पैटर्न हुए, और ये पूरा का पूरा जो एग्जाम जो आपका होगा वो सीबीटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बेस के आधार पे, यानी ऑनलाइन आपके एग्जाम होना है। इसके बाद में इसका पहला जो आपका बिंदु क्लियर हुआ एग्जाम पैटर्न, वो एमफिल और पीएचडी के लिए। और इसी तरह से बात हो गई इसके सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न एंड इसके बाद में इसी में जोड़ सकते हैं हम नया बिंदु एक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो एग्जाम पैटर्न भी हुआ, तो एग्जाम पैटर्न ए और बी, सिलेबस भी साथ में हुआ, ये सिलेबस होंगे, इतने इतने नंबरों के होंगे। इसके बाद में मीडियम हुआ, माध्यम भी हुआ, और इसके बाद में रहेगी आपकी दूसरा बिंदु रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी, यानी इस एग्जाम में आपको बैठने के लिए आपके पास योग्यता क्या रहेगी, आपकी योग्यता। तो ध्यान रखें, इसमें योग्यता आपकी रहेगी कि पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री में, ध्यान रखें पोस्ट ग्रेजुएट, सबसे पहले इनके किसी भी विषय से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट में आपका स्कोर क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिए, पहला यदि आप ओबीसी SC से संबंधित रखते हैं तो आपके लिए है 50% MM है, जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री की है। और यदि आप नॉन रिजर्व है, अनरिजर्व है, आप जनरल में स्थान रखते हैं अपना, तो जनरल के लिए इसकी जो आपकी योग्यता रहेगी वो रहेगी मास्टर डिग्री के अंदर 55%। तो ओबीसी और SC के लिए इसकी योग्यता क्या रहेगी 50%, और जो बंदे सामान्य वर्ग से आते हैं या अनरिजर्व है उनके लिए योग्यता क्या रहेगी 55%। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, आपके एग्जाम पैटर्न हुआ, योग्यता हुई। इसके बाद में इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण अहम बिंदु बनता है वो ये बनता है कि अब एडमिशन की आपकी प्रक्रिया कैसी रहेगी। अब पूरी की पूरी आपको ये समझना है, एग्जाम पैटर्न ये तो हो गया। अब आप एग्जाम, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो वह आप ध्यान से सुने इस बात को। आगे की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे इसमें दाखिला कैसे होता है, आप कह रहे हैं, हम जैसे मान लिया कि इस बार कोऑर्डिनेटर किशनगढ़ यूनिवर्सिटी, या हम कह सकते हैं राजस्थान को उसको स्थान मिला है, राजस्थान को इसकी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेटिंग दी गई है। तो अब इसका एडमिशन कैसे होगा, अगर हम एग्जाम देके आ गए उसके बाद क्या होगा। तो ध्यान रखें कि जैसे ही हमने ये एग्जाम दिया इस सिलेबस के आधार पर, और जितना भी स्कोर हमें मिला है, जितना भी स्कोर हमें मिला है, चाहे हमें मान लीजिए 100 में से हमारे 60 नंबर आए हैं, 100 में से हमारे 84 आए, या 100 में से 50 आए, तो वो स्कोर एक बार रिजल्ट की तरह हमें शो करेगा, हमें दिखाएगा कि आप कितने नंबर आए। उन नंबरों के आधार पे पूरी की पूरी एक मेरिट बनाई जाएगी, और जिस मेरिट के आधार पर उनको यूनिवर्सिटीज दे दी जाएगी। टॉप रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटी दी जाएगी, जिसके अच्छे नंबर है उनको यूनिवर्सिटी, बढ़िया यूनिवर्सिटी में स्थान मिलेगा, नजदीकी यूनिवर्सिटी मिलेगी, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के हिसाब से धीरे धीरे मेरिट, फर्स्ट मेरिट के बाद में सेकंड मेरिट के बाद में थर्ड मेरिट है कंटिन्यू आती रहेगी। और आपको तो ध्यान रखें, एग्जाम क्लियर होने के बाद हमारी भूमिका क्या रहेगी, हम तुरंत हमेशा CU CET की साइट पर विजिट करते रहें और निरंतर देखते रहें कि आज क्या नोटिफिकेशन है, आगे क्या, क्योंकि नंबर हमारे 60 आए, नंबर हमारे 65 आए, नंबर हमारे 70 आए, ऐसा नहीं होगा कि हमारे रिजल्ट शो नहीं करेगा, रिजल्ट तो हमें दिखाएगा। जैसे पिछली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो दिया था MPhil के लिए या PhD के लिए, तो वहाँ क्या किया गया था कि एक बार पहले लिस्ट निकाली गई,
वहां से रिजल्ट निकल गया, पास है तो पास डिक्लेयर किया गया। उसके बाद में उसको उस पूरी की पूरी में नंबरों के आधार पे जैसे जैसे जिसमें जहां सीटें थी उसके हिसाब से उनको बुला लिया गया था। तो एग्जाम क्लियर होने के बाद में यूनिवर्सिटीज और आपकी बीच माध्यम रहेगी, फिर सीयू और सीटी की कोई भूमिका वहां पे नहीं रहेगी। तो ये हमारे एडमिशन प्रोसेस जैसे भी होगा, प्रोसेस होने के बाद यूनिवर्सिटीज आपके लिए कोर्स वर्क के लिए भूमिका तैयार करेगी, फिर आपको कोर्स वर्क के लिए आपको बुला लेगी, आपके डॉक्यूमेंट लेके आपको बुला लिया जाएगा। तो ध्यान रखें। अब कुछ यूनिवर्सिटीजों में क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि कहीं ऐसे, जैसे मेरे मित्र साथी मुझे पूछते रहते हैं, कहीं पीछे भी एग्जाम में मुझे क्वेश्चन किया गया था कि एक यूनिवर्सिटी में सीटें कितनी है। जैसे मान लीजिए, तो सीटों का जहाँ तक बात है, सीटें कहीं पर भी निश्चित नहीं होती। तो सीटें, हाँ, आप अगर CUCT की मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको 18 यूनिवर्सिटीज का नाम आएगा। वहाँ 18 यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी को भी आप चूज करेंगे तो वह यूनिवर्सिटी आपको सीटें दिखा देगी। 3 है तो 3, जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि किसी विषय की सीट है ही नहीं। जैसे मान लीजिए किशनगढ़ यूनिवर्सिटी जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की, वहाँ पर इस वर्ष ज्योग्राफी की सीट नहीं है। तो फिर आप ज्योग्राफी का फॉर्म किसी भी यूनिवर्सिटी से भरने से आपका कोई तात्पर्य नहीं। तो फॉर्म भरने से पहले सीट देखें अपने विषय की, कि मैं जिस विषय से फॉर्म भरने जा रहा हूँ वो विषय मेरे लिए उस वहाँ पे सीट अवेलेबल है या नहीं। दूसरा, यहाँ देखें कि एक तो सीटें कितनी है, तो ये ध्यान रखें, ये मेन वेबसाइट पर पता चल जाएगी सीटें कितनी है, इसके बजाय ये भी ध्यान रखें सीटें है या नहीं है। दूसरी बात कि आप जब एक ऐसा होता है कि PhD में, जैसे आपके MDS यूनिवर्सिटी है अजमेर, MDS यूनिवर्सिटी में पीछे के एग्जामों में जब भी MPhil और PhD के लिए एडमिशन लिया जाता था, तो वहाँ क्या होता था कि जो बंदे नेट और जिस कैंडिडेट के नेट और JRF या सिर्फ नेट हुई हो, उनको बिना किसी एग्जाम के एक्सेप्टेड एडमिशन लिया जाता, यानी एग्जाम में बिल्कुल छूट दी जाती थी। उसके आधार पर उनको ये एग्जाम नहीं देना पड़ता था और सीधे MS से उनको PhD में एडमिशन मिल जाता था, यदि उनके नेट और JRF क्लियर होती। लेकिन वक्त ऐसा आया कि कई बार ऐसा होता है कि MPhil और PhD के एडमिशन के लिए नेट और JRF के बहुत सारे कैंडिडेट हो गए। तो यूनिवर्सिटीज की खुद की कई बार मजबूरी हो जाती है कि यदि उन्हीं को स्थान दें तो जो लोग सीधे MS से PhD करना चाहते हैं उनके लिए अवसर हाथ से निकल जाता है। इसलिए कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी होती है जो नेट और JRF के बंदों को वहाँ छूट नहीं देती है। तो ये जो मसला है छूट देने और नहीं देने का, ये मसला सिर्फ और सिर्फ आपका मान सकते हैं यूनिवर्सिटीज का खुद का है। UGC का कोई रूल नहीं है और नहीं CUCT का कोई आदेश है, ये यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर करती है। जैसे इस बार हरियाणा यूनिवर्सिटीज, दक्षिणी बिहार की यूनिवर्सिटीज, तो उन यूनिवर्सिटीज ने नेट और JRF या नेट वाले बंदों को सीधे छूट दिए और कई बार नेट और JRF के बंदों को 6 या 7 नंबर दिए जाते हैं। तो वो उस साइट में आप डायरेक्शन देखेंगे मेन यूनिवर्सिटी पे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। तो ये हमारी जानकारी थी। तो आप बिना किसी समय वक्त बिताए सिर्फ और सिर्फ 6 तारीख से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन करके हायर एजुकेशन में प्रवेश सुनिश्चित करें। धन्यवाद।